हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़फ रहे मेरी जबीने नियाज में। ओशो के इस जन्मोत्सव के अवसर पर हम उनके कुछ जीवन के, बचपन के, किशोर अवस्था के स्वर्णिम अवसरों को याद करके उससे भी ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्लास फेलो थे और उनके मित्र भी थे बचपन में। उनका नाम था ठाकुर। उनके क्लास फेलो भी थे और उनके मित्र भी थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 संतों का बड़ा योगदान है ओशो के इस सारे बचपन से उनको संवारने का, बनाने का। पागल बाबा, मस्तो बाबा और मग्गा शाह। पागल बाबा जब शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने ये काम मस्तों को सौंपा कि मेरे जाने के बाद तुम रजनीश का ध्यान रखना। और बड़े मज़े की बात है कि मस्तो बहुत सुंदरतम सितार बजाते थे, बहुत खूबसूरत सितार प्ले करते थे मस्तो। तो रजनीश के जो बचपन के मित्र थे, क्लास फेलो थे, मिस्टर ठाकुर, वे भी वायलिन बहुत अच्छी बजाते थे। और यही ठाकुर और रजनीश के बीच में एक मित्रता का सेतु था, क्योंकि उनको बचपन से ही संगीत बहुत प्रिय लगता था। संगीत उन्होंने फिर अपने आगे चल के हम देखते हैं कि सारे ध्यान प्रयोगों में संगीत जोड़ा। ओशो के कोई भी ध्यान हो उसमें संगीत है ही। तो ये ठाकुर बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे। जब कभी रजनीश को मस्तो बाबा का स्मरण आता, याद आती, क्योंकि इतना जब कोई प्रेम करता है तो याद आनी बहुत स्वाभाविक है। जब भी उनको मस्तो का स्मरण आता तो वे ठाकुर को बुलाकर वायलिन सुनते और ध्यान में खो जाते थे। एक दिन की बात है कि वायलिन बजाने के बाद उनका मित्र जो ठाकुर था बहुत भावुक हो गया। असल में ये एक लड़की से प्रेम करता था और लड़की थी बंगालिन, और ठाकुर बंगालिन थे नहीं। ये उस बंगाली लड़की के पीछे बहुत दीवाना था। उस लड़की का नाम था शेफाली। तो जब वायलिन बजाना बंद किया तो रजनीश से कहते हैं ठाकुर बहुत भावुक होकर कि दोस्त रजनीश, आमी शेफाली के बिगर जिंदा नहीं रह सकता। रजनीश मुस्कुराते हुए बोले, ठाकुर तुम्हारा दिमाग शायद खराब हो गया है। इतना सुनते ही वो ठाकुर बोला, आमी को ठाकुर नहीं ठाकुर ही बोलो।
तो रजनीश कहने लगे कि ठाकुर तुम्हारा पागलपन हद से ज़्यादा पार हो रहा है। उस बंगाली लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है और तुमने उस बंगाली लड़की के कारण बंगाली वेशभूषा तुम पहनने लगे, बंगाली लहजे में तुम हिंदी बोलने लगे और बंगाली लोगों की तरह हरदम छाता लेकर भी चलने लगे, क्योंकि बंगाली हरदम छाता रखता अपने पास। तुम छाता लेकर भी चलने लगे। क्या तुमको कभी लड़की ने लिफ्ट दी? कभी तुम्हारे को कभी पूछा उसने, कभी लिफ्ट दी? यार उसने तुम्हारे एक भी प्रेम पत्र का जवाब नहीं दिया। तुमसे कभी अकेले में वो मिली भी नहीं, रजनीश कहने लगे। तो इस तरह से एक तरफा प्यार का फायदा क्या है? ठाकुर ने कुछ उत्तर नहीं दिया रजनीश की इन बातों का। बहुत लंबी लंबी ठाकुर सांस भरने लगे और रजनीश ने इतने में उनके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगे, उससे प्रेम करते हो ना, तो उसे पाना क्यों चाहते हो? प्रेम तो बेशर्त होता है, उसमें कोई मांग नहीं होती। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, ओशो कहने लगे, कि 99% शादियां असफल हो जाती है। ठाकुर अगर तुम्हारा उससे विवाह हो भी गया तो ये 2-4 सालों में प्रेम हवा हो जाएगा और तुम शायद उससे घृणा भी करने लगोगे, क्योंकि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू है, रजनीश कहने लगे। उसका पिता चूंकि बंगाली है, अपनी लड़की की शादी तुमसे करने के लिए बिल्कुल साफ इनकार कर चुका है और लड़की भी तुमको चाहती नहीं, तो फायदा क्या है? इतना सुनना था कि वो बंगाली वेशभूषा में ठाकुर रजनीश के पास से उठकर चले गए और उन्होंने भी उनको रोका नहीं, क्योंकि सत्य जब कहा जाता है तो बहुत मुश्किल से सुना भी जाता है। तीसरे दिन क्या हुआ, चला तो गया ये। तीसरे दिन क्या हुआ कि ठाकुर के पिता का संदेश आया रजनीश के पास और उन्होंने रजनीश को तुरंत बुलाया, जल्दी आ जाओ, देर मत करो पल भर की भी, क्योंकि ठाकुर अब कमरा बंद करके बैठ गया था और जहर खाने की धमकी दे रहा था। कमरा बंद करके जहर खाने की धमकी दे रहा था और ठाकुर का पिता एक डॉक्टर था। रजनीश पहुंचे तो बोले, मैं अपने उस पागल लड़के को समझाते समझाते थक गया, पर उसके भेजे में वो बंगाली लड़की घुसी है। कहता है या तो उससे शादी करूंगा, मेरी शादी करवाओ उससे किसी भी तरीके से, किसी भी साम दंड भेद तरीके से मेरी शादी उससे करवाओ, नहीं तो मैं अपने को जहर खिलाकर अपनी आत्महत्या करूंगा। पिता बेचारे बहुत उदास, परेशान, रुआंसे होकर बोले, मैं अपनी सारी प्रतिष्ठा को भुलाकर भी लड़की के पिता से मिलने भी गया। मैं एक डॉक्टर हूं और रिनाउंड डॉक्टर हूं शहर का, लेकिन बेटे की जिद के कारण अपनी प्रतिष्ठा को मैंने दांव पर लगाया और लड़की के फादर से मिलने भी गया। बहुत समझाया लड़की के पिता को कि मेरा लड़का इकलौता लड़का है,
रुपया, पैसा, मान, इज्जत सभी कुछ है, शादी कर क्यों नहीं देते? पर उनकी जिद है कि उनकी शादी लड़की की किसी बंगाली लड़के से ही करेंगे। मैंने फिर भी उनको समझाया, लड़की के पिता को, कि मेरे बेटे के अब बंगाली होने में कसर क्या रह गई है? कपड़े वो पहनता है, क्या कसर रह गई है? वो फटाफट बंगाली बोलने लगा, रविंद्र संगीत को सुनकर उसका रसिया भी हो गया, और ब्राह्मण होकर भी मछली भात तक खाने लगा जो तुम खाते हो। बंगाली लड़के में और क्या खास बात होती है? पर उनको तो जन्मजात बंगाली चाहिए, जो जन्म से बंगाली पैदा हुआ। अब बताओ रजनीश, मैं क्या कर सकता हूं? दरवाजा तोड़वाऊं तो फौरन जहर खाने पर आमादा है, और मैंने उससे 4 घंटे की मोहलत मांगी है। 2 घंटे गुजर गए और तुम उसके मित्र हो, अब तुम कुछ करो यार मेरे बेटे को बचाने के। 2 घंटे चले गए, 4 घंटे का उसने अल्टीमेटम दिया मेरे को कि 4 घंटे में शादी या तो बात पक्की करवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आत्महत्या करके, तुम कुछ करो। अब रजनीश तो रजनीश थे, उसके कमरे के दरवाजे के पास मुंह लगाकर बोले, ठाकुर मैं आया हूं और मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर से कह रहे उसको, मेरी बात ध्यान से सुनो। रजनीश की आवाज को पहचान लिया ठाकुर ने और बंगाली टोन पर बोला, किसी तरह शेफाली से मेरी शादी करवाओ, वरना मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। रजनीश ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि मैं वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम पहले दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओ। तुमने अपने पिता की डिस्पेंसरी से जो जहर चुराया है वो मैंने मालूम कर लिया है कि उसको खाने के बाद 8-10 घंटों तक तुम मछली की तरह तड़पोगे, और इसी बीच तुम्हारा दरवाजा तोड़वाकर तुम्हें उल्टी करवाकर तुम्हारा जहर बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये पागलपन छोड़ो, मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं तुम्हें अपने साथ, तुम जहां कहोगे वहां तुमको मैं लेके चलूंगा। जो करना चाहोगे उसे तुमको रोकूंगा भी नहीं, बल्कि तुम्हारी हर तरह से मैं मदद करूंगा। ये सोचना समझना उसके साथ, उसके ख्याल में आ गया ठाकुर के, और वो दरवाजा खोलकर बाहर आया। कार के पास रजनीश उसे लाए ठाकुर को और उससे बोले, सुनो ठाकुर, शादी होना तो असंभव है, क्योंकि मैंने मालूम कर लिया है कि तुम्हारी पागल हरकतों की वजह से वह लड़की तुमसे नफरत करती है और वो एक बंगाली लड़के से शादी कर रही है। अब रही आत्महत्या करने की बात, तो जबलपुर में प्रकृति ने आत्महत्या का बहुत सुंदर और उचित साधन जुटा रखा है। सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नर्मदा नदी के धुआंधार पर चलेंगे भेड़ाघाट। एक भेड़ाघाट बहुत सुंदरतम जगह है जबलपुर में, जहां नर्मदा संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है। बड़ा नयन रम्य दृश्य होता है चांदनी रात में इसका। और एक जगह पर जिसका नाम है धुआंधार, वहां से ये नर्मदा
ऊपर की चट्टान से करीब करीब 100 फीट नीचे गिरती है। उसके गिरने से जो उसकी जो पानी की बौछारें हैं वो एक धुएं का रूप धारण कर लेती है, इसलिए नाम पड़ा धुआंधार। तो चलेंगे सवेरे 4 बजे धुआंधार पर। 100 फुट नीचे पानी नीचे गड्ढों में गिरता है और नीचे भी बहुत उबड़ खाबड़ चट्टानें हैं, इसलिए ऊंची चट्टान से नीचे छलांग लगाने पर आज तक वहां पर कोई जिंदा नहीं बचा और सैकड़ों लोग वहां आज तक सफलतापूर्वक आत्महत्या कर चुके हैं। और कहो तो मैं भी तुम्हें वहां पर लेके चल सकता हूं, पर आज तो यार चांदनी रात है, वहां देखने वालों का मेला लगा होगा, तो रात को नहीं चल के हम सुबह 4 बजे का वक्त ठीक रहेगा। मैं घड़ी में अलार्म लगा देता हूँ, हम लोग ठीक 4 बजे उठ जाएंगे, नहा धोकर नाश्ता पानी करके 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रेमियों को, तुम जैसे प्रेमियों को आत्महत्या करने के लिए ऐसा आदर्श और उचित स्थान दूसरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और तुमको करना कुछ नहीं है आत्महत्या करने के लिए, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर बस एक छलांग लगानी। और अगर तुम्हारी छलांग लगाने की उस समय हिम्मत न भी हो तो तुम्हारा मित्र होने के नाते मैं तुम पे एक लात मार दूंगा। अगर तुम्हारी छलांग लगाने की हिम्मत न भी हो तो तुम्हारा मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा और तुमको धक्का दे दूंगा। ठाकुर बेचारा कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा सुनता रहा। रजनीश ने कहा 4 बजे का अलार्म लगाया है मैंने। फिर भोजन करने बैठ गए और खाना शुरू करने से पहले ठाकुर से बोले, वैसे तो तुम मरने ही जा रहे हो, इसलिए खाकर मरो या बिन खाया मरो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अच्छा है कि तुम खाना खा लो और मेरे पास तुम्हारे लायक खाना भी पड़ा है। आज विशेष रूप से चूंकि तुम आत्महत्या करने जा रहे हो सुबह, तो तुम्हारे लिए मैंने सफेद रसगुल्ले भी लाके रखे, क्योंकि बंगाली लोग सफेद रसगुल्ले बहुत खाते हैं। वैसे खा पी कर मरो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर तुम खा पी कर नहीं मरे तो ठाकुर तुम्हारी भूखी प्रेत आत्मा बेचारी उस बंगाली शेफाली के रसोई घर के आसपास मंडराती रहेगी जिससे तुम प्रेम करते हो। रजनीश ने खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो ठाकुर भी उठा और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। उसने 4 रसगुल्ले भी खाए। खाना खाने के बाद रजनीश कहने लगे, उधर टेबल पर कागज और पेन रखा है, अपनी पत्थर दिल बेवफा महबूबा उसको या माँ बाप को तुमको कोई आखिरी चिट्ठी लिखनी हो तो ये मौका है, लिख दो। अच्छा होगा कि पुलिस के लिए भी एक सुसाइड नोट एक प्लास्टिक के लिफाफे में रखकर अपनी जेब में रख लो। तुम डूबोगे ना तो प्लास्टिक में रहेगा तो कागज भीगेगा नहीं, जेब में रख लो ताकि वो गीला ना हो। ऐसा अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता को भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब कुछ देर बाद यूं ही ठाकुर गुमसुम बैठा रहा तो रजनीश ने रात को लाइट बुझाते हुए कहा, चिट्ठी पत्री नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, चलो इत्मीनान से सो जाओ, क्योंकि सवेरे 4 बजे उठना है और 5 बजे का टाइम तुम्हारे लिए आत्महत्या के लिए सबसे सर्वोत्तम टाइम है। पर बहुत देर तक ठाकुर सोया नहीं। बेचैनी से बिस्तर पर बेचारा करवटें बदलता रहा।
रजनीश ने उनसे पूछा, क्या बात है ठाकुर, तुमको नींद नहीं आई? अरे ये तुम्हारे जीवन की आखिरी रात है, मजे से सो जाओ, मत भूलो कि हमको सवेरे 4 बजे उठना है। आखिर में ठाकुर भर्राते हुए और फुसफुसाते गले से बोला कि तुम मेरे मित्र हो या दुश्मन? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? तुम मेरी आत्महत्या का पक्का इंतजाम करने में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो कि मुझे तुम्हारे मित्र होने में संदेह होने लगा। इतनी दिलचस्पी मेरे आत्महत्या में तुम कर रहे हो कि मुझे तुम्हारे मित्र होने में संदेह होने लगा। रजनीश ने उत्तर दिया कि यार, मित्रता की दुनिया में यही परिभाषा कही जाती है कि जो आवश्यकता में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। तुम आत्महत्या करना चाहते हो और उस आत्महत्या को करने में मैं हर संभव तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। इसमें दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है। अब अगर तुम जहर खाकर मरने की कोशिश करते अपने घर में, तो पुलिस लापरवाही के इंतजाम में तुम्हारे पापा को जहर रखने के बाबत परेशान कर सकती थी। तुम अगर बच जाते मरने से, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना थी क्योंकि तुमको उल्टियां करवाते हम जहर के बाद में, तो तुम बच जाते। तो तुम पर आत्महत्या करने का तुम्हारे पर केस चलता और जिंदगी भर तुम कोर्ट में रगड़ते, क्योंकि आत्महत्या करना जुर्म है, इस पर आप पर केस चलता है अगर आप बच गए तो, और उसमें सजा भी होती है। मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते यार तुम्हें इस सारी कठिन और विषम परिस्थितियों से निकालकर तुमको सुंदर स्थान पर लाया हूं आत्महत्या करने के लिए, और तुमको मैं फुल प्रूफ सुसाइड करने की तरकीब बता रहा हूं, और तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो। ठीक है भाई, तुमको जो समझना समझो, मैं तो सोने जा रहा हूं। करवटें बदल रहा हूं, करवटें बदलते रहो, पर 4 बजे उठ जाना है, ये ध्यान रखना। गुड नाइट। और ऐसा कह के रजनी सो गए। और ठाकुर बेचारा बहुत देर तक नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, तो बहुत देर से सोया। अलार्म जब बजा तो उसकी नींद नहीं टूटी, लेकिन रजनीश अलार्म बजते ही उठ बैठे और उससे हिलाते हुए बोले, उठो, 4 बज गए, चलना नहीं है क्या? ठाकुर बहुत आलस भरकर बोला, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मैं रात बहुत देर से सोया था। रजनीश उसे झिझोड़ते हुए बोले, अरे भाई, धुआंधार चलना है, तुझे वहां चट्टान से कूदकर आत्महत्या करनी है। देर हो गई तो लोगों का आना जाना वहां शुरू हो जाएगा, लोग घूमने आते हैं वहां, और तुझे सोना है। अगर तुमको नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार में सो लेना रास्ते पर, लेकिन चलो। और जबरदस्ती उस ठाकुर को उठा करके वो कार तक ले आए। रास्ते में ठाकुर पूछता रजनी से कि क्या तुम सचमुच धुआंधार लेके चल रहे हो मेरे को? वाकई ना? रजनीश ने उत्तर दिया कि तुझे तो मालूम है ना मेरा स्वभाव, मैं वही करता हूं जो मुझे करना है। बस 15 मिनट में हम धुआंधार पहुंच जाएंगे और वहां तुझे चट्टान से कूदने में चंद सेकंड लगेंगे और किस्सा खत्म। पिछले साल परीक्षा में कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उसमें से 4 लड़कों ने पिछले साल धुआंधार में कूदकर आत्महत्या की थी और चारों की टुकड़े टुकड़े लाशें मिली थी।
और उनको डरा भी रहे। उनकी टुकड़ों में लाशें मिली थी। इतना सुनना था कि ठाकुर रजनीश से कहने लगे, मुझे मेरे घर वापस ले चलो। भाड़ में जाए वो बंगाली। उसके लिए मैं बंगाली बना, उसके आगे पीछे घूमता रहा, और वो मुझसे नफरत करती है। मैं उस चुड़ैल के लिए सुसाइड करूं, मुझ पर लानत है। अगर वो बंगाली लड़की से शादी कर रही है तो मैं भी उससे सुंदर हिंदुस्तानी लड़की से शादी करके दिखाऊंगा। ये सुनकर रजनीश बोले, ठाकुर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मेरी पूरी रात खराब कर दी और अब अपनी स्कीम बदल रहे हो। स्कीम मत बदलो। बहादुर आदमी हो, और बहादुर आदमी अपनी बात से पीछे कभी हटता नहीं है। उसको प्रोवोक कर रहे हैं। ठाकुर बोला, ये तुम कह रहे हो रजनीश, मेरे दोस्त और शुभ आकांक्षी हो। अब मैं जीना चाहता हूं और तुम मुझे मरने के लिए उकसा रहे हो। रजनीश बोले, ठीक है, तुम घर में चलना चाहते हो तो मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ दे रहा हूं। और मैं तुम्हारे पिता से यह भी नहीं कहूंगा कि तुम आत्महत्या करने जा रहे थे। बस इस बात का ख्याल रखना कि अभी तुमने जो कहा है उसको करके दिखाना है। हाँ, ठाकुर बोला, मैं करके दिखाऊंगा। मेरी मां ने पहले से ही कई सुंदर सुंदर लड़कियां मेरे लिए चुन के रखी है, और मैं 15 दिन के अंदर ही शादी कर लूंगा। पर रजनीश यार, तुम वाकई में आदमी हो बड़े खतरनाक। ठाकुर बोलता है कि तुम आदमी हो बड़े खतरनाक। रजनीश ने उस ठाकुर को उसकी मां को सौंपते हुए कहा कि अब ये शादी करने को तैयार है तुम्हारी मर्जी से। उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, और वो सोचने लगे कि शायद रजनीश को कोई जादू आता है। ठाकुर शर्माता हुआ बोला, मां, मैंने अपनी जिद में तुमको बहुत तकलीफ दी है, अब मैं वही करूंगा जो तू कहेगी। तीनों ने रजनीश को रुककर नाश्ता करने के लिए कहा, आग्रह भी करते रहे, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि प्यार की ऐसी बहुत सी नौटंकियां वे देख चुके थे। देखिए कितना ये सुंदर वाकया है उनका। एक तो एक व्यक्ति की जिद में आकर वो आत्महत्या कर सकता था, उसकी जान बचाई, उसे रोका भी नहीं, और उसे किस मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको बाहर निकाला। ये बात बहुत समझने और सोचने लायक है हमारे लिए। तो ये थी हमारी सदगुरु ओशो की भगवत्ता से ओतप्रोत भागवत गाथा।